Hello and welcome back to day 6 of this most expected question series with detailed analysis। और हम यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है सर। एज यू नो प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट्स, एलिमिनेशन टेक्निक, कॉन्सेप्ट एंड कॉमन सेंस। तो हम यहाँ पर बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। द रूल ऑफ फर्रुखसियार, नादिर शाह प्लंडर ऑफ दिल्ली, बुरहान उल मुल्क सादत खान अपॉइंटमेंट एज सूबेदार ऑफ अवध। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करके ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। देखिए सर, जो फर्रुखसियार है ये लेटर मुगल्स हैं, तो 1713 से 1719 तक इनका टर्म रहा है। ठीक है। और नादिर शाह ने दिल्ली को प्लंडर कब किया था? 1739, बैटल ऑफ करनाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ करनाल। बुरहान मुल्क सादत खान अपॉइंटमेंट सूबेदार ऑफ अवध, ये 1722 को हुआ था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 3 एंड देन 2। ठीक है सर, तो इसका आंसर हो गया डी। ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन लगा दिया है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। इफ यू सी बिंटू रॉन्ग इन इट्स नेचुरल हैबिटाट, वेयर वुड यू लुकिंग फॉर? कोरल रीफ्स, हॉट स्प्रिंग, ट्री, एग्रीकल्चर फील्ड। तो सर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, तो हम इस तरह के सवाल आपको ढूंढ कर ला रहे हैं जो न्यूज में थे। तो करंट अफेयर का पूरा कवरेज हम आपको दे रहे हैं। तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए इसका आंसर है ट्री, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर बिंटू रॉन्ग को आपको फाउंड करना है नेचुरल हैबिटाट में, तो ट्री में जाइए, वहां पे मिलेंगे ये। देखिए बिंटू रॉन्ग है क्या? इसका बिल्ली जैसा मुंह होता है और बॉडी बियर जैसी होती है, भालू जैसी, और टेल ऐसी होती है जैसे किसी की ना हो, ऐसे जानवर इसकी टेल होती है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिवेट है। इसको बियर कैट भी कहा जाता है। ठीक है सर। और ये जो रहता है ये बोरियल है। बोरियल मतलब सर कि पेड़ों में रहने वाला, जैसे बंदर होते हैं पेड़ से पेड़ जंप करते हैं, दीज आर बोरियल। विविड रिड बोरियल ट्री लिविंग मैमल्स, नेटिव ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पाए जाते हैं सर। इट इज अनकॉमन in much of its range and has been categorized as vulnerable in the IUCN रेड लिस्ट। तो सर IUCN की रेड लिस्ट में इनको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है सर। इट इज कन्फाइंड टू टॉल फॉरेस्ट, और असम में आपको ये कॉमनली फुट हिल्स एंड हिल्स विद दैट गुड ट्री कवर, वहां पर ये आपको मिलेंगे सर। और बाकी आप देख लीजिए मानस नेशनल पार्क में आपको मिलेंगे, दुलुंग का कोई रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड इधर आपने पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। ठीक है सर, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्योर 20/2020 इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई एंड सिक्योर द लैंडस्केप रेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो बताइए सर ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव है किसके लिए है? टाइगर के लिए, स्नो लियोपर्ड के लिए, एलिफेंट के लिए, या राइनासोर्स के लिए? ऐसे भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। सिक्योर 20/2020। सर इसका आंसर है स्नो लियोपर्ड। इसके लिए सिक्योर 20/2020। ये आपके लिए मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इसका आंसर लगा दिया है। आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किसान रेल योजना। अगर आपको ये नहीं भी पता है किसान रेल योजना है क्या, तो भी ये सवाल कॉमन सेंस से सॉल्व होगा। बताते हैं। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्कीम एम्स टू बिल्ड अ सीमलेस सप्लाई चेन फॉर ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज। द किसान रेल इज टू बी सेटअप थ्रू पीपीपी अरेंजमेंट। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट। बताइए कौन सा सही है? यूपीएससी कुछ वर्ड्स के साथ बहुत खेलता है। ऑल, नन, ओनली, ऐसे वर्ड्स पे आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन पढ़िए, सप्लाई चेन फॉर ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज। सर ये ऑल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो पहला गलत है, दूसरा एकदम सही है। तो आंसर क्या हो गया सर? बी, टू ओनली। सर ऑल के लिए नहीं है ये। द किसान रेल स्कीम रिसेंटली अनाउंस्ड इन बजट में अनाउंस हुई थी। इट एम्स टू बिल्ड अ सीमलेस नेशनल कोड सप्लाई चेन फॉर पेरिशेबल इंक्लूसिव ऑफ मिल्क, मीट एंड फिश। इनके लिए है सर, ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए नहीं। देयर शैल बी रेफ्रिजरेटेड कोचेस इन द एक्सप्रेस एंड फ्री ट्रेन्स एज वेल। इंडियन रेलवे विल सेट अप किसान रेल थ्रू पीपीपी अरेंजमेंट। ठीक है सर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है सर, कौन सा गलत है? पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। एफसीआई इज द नोडल एजेंसी फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। Procurement is done under the open-ended basis by FCI. Surplus food grains are disposed by the FCI and state governments at the market rate. FCI undertakes direct procurement in non-DCP. DCP मतलब सर decentralized procurement states. बताइए इसका उत्तर सही कौन सा है, यानी स्टेटमेंट कौन सा गलत है? देखिए इसका आंसर जो है वो है सी। Surplus food grains are disposed of by FCI and state governments at market rate. तो सर फिर पीडीएस सिस्टम का मतलब ही क्या हुआ, अगर मार्केट रेट पे डिस्पोज करना है? ठीक है सर, इनको तो हम सब्सिडाइज रेट पे देंगे ना, तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। कॉमन सेंस का सवाल है, ये मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है। Which of the following statement best describes the term circular economy often in the news? तो सर्कुलर इकोनॉमी किसे कहते हैं, ये न्यूज में बहुत था, इसलिए इस टर्म का आप मतलब समझाइए। ऑप्शन ए है एन इकोनॉमी विच अलाइंस इट्स प्रोडक्शन मॉडल बेस्ड ऑन लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी रिन्यूड एंड रीयूज्ड, एन इकोनॉमी विच स्ट्राइव्स टू अटेन जीरो वेस्ट इन प्रोडक्शन, एन इकोनॉमी विच यूजेस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू इंश्योर दैट देयर आर नो लीकेजेस फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम, एन इकोनॉमी विच इंश्योर दैट द एलिमेंटल नेचुरल साइकिल इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। बताइए सर्कुलर इकोनॉमी किसे कहेंगे? सर इसका आंसर है ए, एन इकोनॉमी विच अलाइंस इट्स प्रोडक्शन मॉडल बेस्ड ऑन लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट दैट कैन बी रिन्यूड एंड रीयूज्ड, इसको बोलेंगे सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है सर, ये रहा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड कीपिंग द मल्टीपल जीएसटी रेट्स। तो हमारे यहाँ मल्टीपल जीएसटी रेट्स हैं, तो क्या रैशनल है ये बताना है, कौन कौन से रैशनल सही है। इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, कीपिंग द टैक्स इंसिडेंस अंडर द जीएसटी रेवेन्यू न्यूट्रल, impact of GST on inflation, GST being a replacement for the multiple taxes levied under the current system, international practice। और ये कॉमन सेंस का सवाल है सर, एकदम कॉन्सेप्ट भी कॉमन सेंस भी। बताइए कौन सा सही है? देखिए एलिमिनेशन लगा सकते हैं आप। इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है? एक टैक्स रेट रखने की। तो सर जीएसटी हमारे यहाँ मल्टीपल टैक्स रेट हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है? केवल सिंगल टैक्स रेट रखने की। तो पांचवा गलत है, तो पांचवा जैसे ही गलत होगा सर एलिमिनेशन लगेगा और आंसर होगा 1 2 3 4। बाकी चारों रैशनल एकदम सही है। इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, तो सर अगर गरीब को और अमीर को सेम टैक्स करेंगे, यानी अगर कोई कार खरीद रहा है उसको भी 5% टैक्स करेंगे और कोई बिस्किट खरीद रहा है उसको भी 5% टैक्स करेंगे, तो सर ये इनकम इनइक्वालिटी कम कैसे करेंगे हम? रिच को तो ज्यादा टैक्स करना चाहिए ना सर, तो इसलिए मल्टीपल जीएसटी रेट्स कि 28% फॉर एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक्सपेंसिव गुड्स के लिए 28%, गोल्ड के लिए 28%। तो सर रिच को ज्यादा टैक्स करना है, इसलिए मल्टीपल जीएसटी रेट्स रखा गया है। तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट है। कीपिंग द टैक्स इंसिडेंट अंडर द जीएसटी रेवेन्यू न्यूट्रल एकदम करेक्ट बात है। इंपैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन, तो सर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल रखना है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स लगाना है जो जिनको रिच लोग खरीद रहे हैं और जिनको कॉमन लोग खरीद रहे हैं और जिनके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, जैसे फूड का इन्फ्लेशन हमको कंट्रोल में रखना है, तो उन पे जीएसटी कम लगानी चाहिए। इसलिए मल्टीपल रेट्स होने चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रख सकें। तो इंपैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन, इसको भी सही करना है। जीएसटी बीइंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल टैक्स रेट लिवाइड अंडर द करंट सिस्टम, एकदम सही है सर। मल्टीपल टैक्स रेट हमारे थे, इसलिए हमने जीएसटी को भी मल्टीपल टैक्स रेट रखा है। ठीक है सर, समझ में आया आपको ये सवाल? Question number 8. Consider the following statement with reference to groundwater consumption in India. A groundwater conservation fee (GCWF) is levied for the consumption of groundwater beyond a point. Domestic users account for more than 50% of the groundwater consumed. Irrigation sector has been exempted from the GCWF. बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? माफ कीजिएगा सर, ये कॉमन सेंस का सवाल है। थोड़ा सा अगर इसके बारे में आपको पता है तो ही इसको भी सही लगा पाएंगे और कॉमन सेंस भी सही लगा लेंगे आप। देखिए कैसे। डोमेस्टिक यूजर्स अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द ग्राउंड वाटर कंज्यूम्ड।
सर ये डोमेस्टिक यूजर्स अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ ग्राउंड वाटर कंज्यूम, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इरिगेशन से 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर जो होता है वो कंज्यूम होता है। तो इरिगेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इरिगेशन 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर को यूज करता है। तो दूसरा ऑप्शन एकदम गलत है। तो 2 एलिमिनेट हो गए सर। अब बचा 1 and 1 and 3। सर बस इसमें यही पता होना चाहिए आपको कि ये जो ग्राउंड वाटर कंजम्पशन इन इंडिया है, तो ये एक फी जरूर लगा है कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर बियॉन्ड अ पॉइंट, लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर रहा है इरिगेशन सेक्टर, उसको एग्जेप्ट कर दिया गया है। तो सर फिर इस फी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर आपने 90% जो ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर रहा है उसको ही एग्जेम्प्ट कर दिया है, तब तो फिर तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए इस सवाल को हम उठा कर लाएं। ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इरिगेशन सेक्टर हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द GCWF। इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। तो आंसर है इसका C 1 and 3। ये पूरा आंसर मैंने आपके लिए लगा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेट पोजीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया डेट पोजीशन बतानी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मोर देन 99% ऑफ द पब्लिक डेट इज इंटरनल डेट। Among the internal debt, marketable securities are most significant component. Central government debt is characterized by high currency risk. The weighted average maturity of outstanding debt has decreased over the last decade. बताइए क्या है आंसर? करेक्ट बताना है। देखिए इसका जो आंसर है पहला बिल्कुल नहीं हो सकता। मोर देन 99% ऑफ पब्लिक डेट इज इंटरनल डेट। सर मोर देन 6% ऑफ द पब्लिक डेट इज एक्सटर्नल डेट। 6% से ज्यादा तो एक्सटर्नल डेट है, तो इंटरनल डेट 99% से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो पहला ऑप्शन गलत है। अमंग द इंटरनल डेट मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट कैरेक्टराइज्ड बाय हाई करेंसी रिस्क। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेट होते हैं उनमें करेंसी रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमने बाहर एक्सटर्नल हमने केवल 6% ही डेट लिया है, मोर देन 6%। बाकी सब तो इंटरनल डेट है सर। तो अगर हमने बाहर से कम लोन लिया है, बाहर से कम डेट उठाया है, तो करेंसी रिस्क कम होगा। तो ये आंसर गलत है ऑप्शन। द वेटेड एवरेज मेच्योरिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट हैज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट डिकेड। ये भी गलत है, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए तब सही होता। ठीक है सर, ये आप देख लीजिए, ये मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है। देखिए जो भी इंटरनल डेट है उसमें 80% जो भी है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, और बाकी जो 20% है वो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और वेटेड एवरेज मैच्योरिटी देखिए बढ़ा है, ये बढ़ा है 9.7 ईयर्स टू 10.4 ईयर्स एट द एंड ऑफ मार्च 2019। ठीक है सर, एक बार पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट डज द फ्रेज इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स इम्प्लाई? तो बताइए सर। The union government can destroy the state, whereas the state governments cannot destroy the union. The constitution does not guarantee the territorial integrity or continued existence of any states. The central government cannot form any new states or alter the borders of existing states without the consent of the state concerned. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए? पॉलिटी का बहुत प्यारा सवाल है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल है। इसका आंसर ये तो बिल्कुल नहीं है सर। अगर स्टेट्स की कंसर्न नहीं भी है तो भी हम उनकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, उनके नाम को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो एकदम थर्ड एकदम ही गलत स्टेटमेंट है, तो एलिमिनेशन लग जाएगा और आंसर हो जाएगा 1 and 2। ठीक है सर, तो इसका मतलब ही यही है, इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का मतलब यही है कि स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उनको तोड़ मरोड़ के अलग बनाया जा सकता है, पर यूनियन कभी भी डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है सर, तो यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट वेयर एज स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। और दूसरी बात यही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी एनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट। आर्टिकल 3 आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, ये मैंने पूरा आपके लिए लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द टर्म युवा समटाइम्स इन द न्यूज इज, ये किस लिए जाना जाता है, इसका मतलब क्या सर? द मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस टू फैसिलिटेट यूथ टू गेन रेलिवेंट स्किल्स फॉर प्रोडक्टिव लाइव्स एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, a scheme to provide an air-conditioned, low-cost travel option for India's young athletes participating in national level and international sports events in India, a scheme on entrepreneurship, education and training, a scheme to aid cooperatives farmers from the northeast region। इन चारों ऑप्शन का एक एक मतलब है सर।
और उसमें से एक है युवा, तो बताइए कौन सा है। देखिए जो पहला ऑप्शन है, मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस टू फैसिलिटेट यूथ टू गेन रेलिवेंट स्किल फॉर प्रोडक्टिव लाइव्स एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, इसका ये आंसर है, युवा मतलब ये। बाकी देख लेते हैं, स्कीम टू प्रोवाइड एयर कंडीशन लो कॉस्ट ट्रेवल, ये जो लो कॉस्ट ट्रेवल की बात हो रही है ये है युवा एक्सप्रेस के बारे में, इसको बोलते हैं सर युवा एक्सप्रेस। ठीक है सर, ऑप्शन बी किसके बारे में बात कर रहा है, युवा एक्सप्रेस, तो आपसे युवा एक्सप्रेस भी पूछा जा सकता है। स्कीम ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर इसको बोलते हैं पीएम युवा योजना, तो पीएम युवा योजना है ऑप्शन नंबर सी। और डी है स्कीम टू एड कोऑपरेटिव फार्मर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको बोलते हैं युवा सहकार। तो सबका एक एक मतलब है सर, और ये सब अलग अलग टर्म हैं। तो सबसे पहला ए क्या है, युवा, बी क्या है, युवा एक्सप्रेस, और सी क्या है सर, पीएम युवा योजना, और डी क्या है, युवा सहकार। तो ये सवाल अलग अलग से भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो एक सवाल से हमने 4 सवाल कवर किए हैं, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विद रेफरेंस टू लिबरल ट्रेडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब इक्वालिटी, तो इक्वालिटी को कौन सा बढ़िया डिस्क्राइब करता है ये बताइए। लिबरल ट्रेडिशन के अनुसार इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बाय बर्थ, कौन सा करेक्ट है बताइए। ये तो इजी है सर, आपको पता होगा इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स इसका उत्तर नहीं होगा। तो सर 1 और ये सी, ए और सी एलिमिनेट हो गए, बाकी सारे आंसर है, तो 1, 3, 4 इसका आंसर है। इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सब लॉ के समान बराबर होंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बाय बर्थ, तो जन्म के साथ आपको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ह्यूमन राइट वॉच इज, ये क्या है भैया, ह्यूमन राइट वॉच एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू हेल्प रिफ्यूजीज ऑफ सिविल वॉर्स, a non-governmental organization to conduct research for the advocacy of human rights, a global human rights movement that originated after the Second World War, an intergovernmental agency to prevent gross violation of human rights in war-ravaged regions। ये war-ravaged regions है, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो गई, माफ कीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या है। ह्यूमन राइट वॉच जो है ये बी है इसका आंसर। अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है टू कंडक्ट रिसर्च एंड फॉर द एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है सर, ये मैंने आपके लिए लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर्ड बाय WHO। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये भी कॉमन सेंस का सवाल है, क्योंकि सर सबको नहीं पता होगा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या है। ठीक है सर, लेकिन इसको कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। It is declared when extraordinary events occurs posing public health risk globally, requiring a coordinated global response. It is confined to infectious disease epidemics such as COVID-19, SARS and Ebola virus। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, करेक्ट कौन सा है। देखिए ऑप्शन 2 पढ़िए, इट इज कन्फाइंड टू इन्फेक्शियस डिसीज। तो सर केवल क्या इन्फेक्शियस डिसीज की वजह से ही क्या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस की जा सकती है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, इट इज डिक्लेयर्ड व्हेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स अकर्स पोजिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क ग्लोबली रिक्वायरिंग अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस। तो ये एकदम सही है कि अगर सर ऐसी कोई विपत्ति आ गई जहां पर ग्लोबल रिस्पांस की जरूरत है, कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस, तो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये एकदम स्टेटमेंट जनरल भी है और सही भी है। दूसरा, क्या केवल इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमिक्स तक कन्फाइंड है, ये केवल जैसे कि कोविड, सार्स, इबोला वायरस, क्या यहाँ तक कन्फाइंड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई केमिकल की वजह से कोई विपत्ति आ गई, ठीक है, हाँ सर, ये लिखा है इनफैक्ट PHC इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू इन्फेक्शियस डिसीज एंड मे कवर एन इमरजेंसी कॉज्ड बाय केमिकल एजेंट और रेडियो न्यूक्लियर मटेरियल। तो सर न्यूक्लियर मटेरियल या केमिकल एजेंट से अगर कोई दिक्कत हो गई तो उसको भी कवर किया जाएगा। तो ये कन्फाइंड केवल इन्फेक्शियस डिसीज तक नहीं है, तो आंसर दूसरा ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया सर, 1 ओनली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विद रेफरेंस टू वैदिक रिलीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। अर्ली गॉड्स ऑफ आर्यंस वर चीफली कनेक्टेड विद स्काई एंड वर मेल ओनली, यहाँ पे स्पेस होगा सर, माफ कीजिएगा, मेल ओनली। Indra was considered as the greatest god who fulfilled the dual function of war god and weather god. Varna was associated with storms and thunder। बताइए इसका उत्तर क्या है, करेक्ट कौन सा है। ओनली देख रहे हैं सर, ओनली, ये ओनली गलत है। यहाँ पर फीमेल भी थी सर, जैसे कि उषा, अदिति, ये सब भी गॉडेस थी जो कि पूजा उनकी की जाती थी।
तो पहला ऑप्शन गलत हो गया सर, तो सी और डी एलिमिनेट हो गया। दूसरा एकदम करेक्ट है, ठीक है सर। तीसरा पे दिमाग लगाना है, वरुणा वॉज एसोसिएटेड विथ स्टॉर्म्स एंड थंडर, तो सर वरुण इसके लिए नहीं थे, वरुण किसके देवता थे, समुद्र के सर, ठीक है सर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2020 से 2025, इसके बारे में बताइए। टू क्रिएट अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टिंग सीएनजी नेचुरल गैस थ्रू आउट द कंट्री, टू enable वेल प्रिपेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड मेक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव, to make India energy secure by connecting India with oil fields in foreign territories, to create institution that can fund the vast requirement of infrastructure in India। बताइए क्या है इसका उत्तर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2020 से 2025। सर इसका आंसर है बी, टू enable वेल प्रिपेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड मेक ग्रोथ मोर इंक्लूसिव। ठीक है, ये मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है। हमको 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, तो इसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज बायलैटरल ट्रेड ओवर द लास्ट डिकेड। मर्केंटाइज ट्रेड टू जीडीपी रेशियो हैज डिक्लाइंड फॉर द इंडिया, मर्केंटाइज इंपोर्ट ऑफ जीडीपी रेशियो हैज इंक्रीज्ड फॉर इंडिया, नेट सर्विस सरप्लस हैज डिक्लाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो कौन सा करेक्ट है बताइए। देखिए सर, हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो गुड्स का जो है, मर्केंटाइज का जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन सर ये दूसरा गलत है, हमारा इंपोर्ट जो है और ज़्यादा कम हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, हमारे जो इंपोर्ट है वो और ज़्यादा कम हुआ है, तो दूसरा गलत हो गया सर। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 3, नेट सर्विस सरप्लस हैज डिक्लाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखिए मर्केंटाइज एक्सपोर्ट एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2018-19 में 12.1% था और 2019-20 में 11.3% है जीडीपी का, तो यानी डिक्लाइन हुआ है, एकदम करेक्ट है। लेकिन इंपोर्ट्स सर ये भी डिक्लाइन हुए हैं, 18.9 से सर 17.6 पर पहुंच गए हैं। और जो हमारा नेट सर्विसेज है, नेट सर्विसेज मतलब सर्विसेज का जितना एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया उसका नेट, वो भी हमारा सर डिक्लाइन किया है 3.1 से 2.9% ऑफ द जीडीपी। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया। ऑपरेशन ट्विस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंश्योर बेटर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, हायर द क्रेडिट स्प्रेड लेसर इज द मॉनेटरी ट्रांसमिशन। बताइए कौन से ऑप्शन सही है। देखिए इसका आंसर है सी, दोनों ऑप्शन एकदम सही है। देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, जब इसको इनिशियली कब बोला गया, जब यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन थी, जिसमें वो क्या करता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाय और सेल करता था, ताकि लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनको कम किया जा सके और इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, उसको ऑपरेशन को बोलते थे ऑपरेशन ट्विस्ट। और यही ऑपरेशन ट्विस्ट अभी आरबीआई ने लॉन्च किया है, मतलब रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया था, और आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज किया था ताकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके और इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। ठीक है सर, और ये करती है आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है सर, इसको बोला गया ऑपरेशन ट्विस्ट, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सर ये क्रेडिट स्प्रेड क्या है, देखिए एक रेपो रेट होता है, एक वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट होता है, जिस रेट पर बैंक जो होते हैं लेंड करते हैं उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट, पूरा एवरेज निकाल के, वेटेड एवरेज निकाल के। इन दोनों के जो बीच का गैप होता है, रेपो रेट और वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट, ये जो बीच का गैप होता है इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। तो जितना हायर क्रेडिट स्प्रेड होता है उतना ही कम मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो पाता है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है 2, इसका आंसर हो गया सी 1 और 2। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द ड्यूटीज आर एड्रेस्ड टू द सिटीजंस विदाउट एनी लीगल सैंक्शन, they provide a guide to the interpretation of the constitution and legal issues, the laws of the parliament can enforce them। ठीक है सर, बताइए इसका आंसर क्या है। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, लॉज ऑफ द पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स देम, वैसे वो इन्फोर्सेबल नहीं होती फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको पता है। तो तीसरा एकदम सही है, दे प्रोवाइड गाइड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल इशू, ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगी, और ये एकदम सही है, द ड्यूटीज आर एड्रेस्ड टू द सिटीजन विदाउट एनी लीगल सैंक्शन, कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है सर। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं दो आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द रिट ऑफ द कोर्ट, ये इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं, येट प्रोवाइड अ वैल्यूएबल गाइड एंड एड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल इशू। इसलिए ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है सर, आइए आते हैं आज के लास्ट सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही बेहतरीन सवाल। Which of the following provisions can be amended by special majority of the parliament with the consent of the state legislature? Election of the president, second schedule, representation of states in the parliament, fundamental rights, seventh schedule। बताइए सर उत्तर क्या है। देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको तो केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है आराम से स्पेशल मेजोरिटी से, तो चौथा ऑप्शन एकदम गलत है। तो चौथा एलिमिनेट किया आपने, ए और सी एलिमिनेट हो गए, बचा 135 एंड 1235। तो आपको 2 चेक करना है सर, जल्दी करने के लिए ऐसे ही करते हैं, सबको चेक नहीं करते हैं। 2 चेक कीजिए सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल वाले को तो सिंपल मेजोरिटी से केवल पार्लियामेंट ही कर सकता है। सेकंड शेड्यूल में है क्या, अलाउंसेस, सैलरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर इनकी है, तो सेकंड शेड्यूल को तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है सर। तो दूसरा एकदम गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, बी 1, 3 एंड 5, यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट एंड 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में क्या है सर, लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। तो उनको अगर चेंज करना है तो स्टेट्स का कंसेंट लेना ही पड़ेगा, हाफ ऑफ द स्टेट्स को रेटिफाई करना ही पड़ेगा। तो आंसर हो गया 1, 3 एंड 5। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए लगा दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह से अमेंड किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो मुझको बताइएगा कि आपको ये 20 सवाल कैसे लगे, हमारे सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपनी टेलीग्राम लिंक पे, इस लिंक से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, यहाँ पर मैं अपनी पीडीएफ डाल दूंगा। एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये सवाल आपको फिर बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और इनसे जितने सवाल और बन रहे हैं इनके एक्सप्लेनेशन से वो भी एरिया आपका कवर हो जाएगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।